संजोग है कि मैं खुद भी महिला हूँ। मेरी जो प्रेरणा स्रोत मेरी माँ है वो भी महिला हैं और मुझे 2 बेटी ही है। एक बेटी इंजीनियर है, एक बेटी डॉक्टर है। मुझे गर्व है कि मुझे 2 बेटी है और मेरे विद्यालय में भी 1100 बच्चे हैं, उसमें 600 लड़कियाँ हैं और लड़कियों की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है लड़कों की तुलना में। लड़कियाँ एक भी बिना ड्रेस के नहीं आती हैं। लड़के आपको दिख जाएंगे विदाउट ड्रेस 2 4 10, लेकिन लड़कियां एक भी विदाउट ड्रेस नहीं दिखेंगी और पढ़ने में भी लड़कियां ही ज़्यादा अच्छी रहती हैं। और संजोग है कि हमारी सरकार भी ऐसी है जो बालिका शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो मैं तो यही कहूँगी कि उठो सहेली, घूंघट खोलो, नया सवेरा आया है, सूरज ने बाहें फैलाकर हमको पास बुलाया है। तो हम अपनी बच्चियों को भी कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। उनमें मैं हौसला भरने का काम करती हूँ, कहती हूँ कि सपने देखो और ऊंचाइयों पे पहुँचो, और मेरी बच्चियाँ इसमें आगे बढ़ रही हैं। माँ मेरी प्रेरणा स्रोत है। मेरी माँ यहीं दलसिंह सराय में ही गर्ल्स हाई स्कूल है, उसकी फाउंडर हेडमिस्ट्रेस कहिए, सबसे पहली हेडमिस्ट्रेस वही रही वहाँ। बाय बर्थ ही हेडमिस्ट्रेस कहिए कि वो रही वहाँ। 3 लड़कियों से शुरू की थी। आज उस विद्यालय में गर्ल्स हाई स्कूल में शिफ्ट में स्कूल चलता है, 3 दिन 9, 3 दिन 10th ऐसे चलता है। बहुत सारी लड़कियाँ, जबकि वो बहुत स्ट्रगल की। 3 लड़की थी, सब जब जाती थी लड़कियों को बुलाने के लिए घर पे एडमिशन कराने के लिए, तो लोग महिलाएं दरवाज़ा बंद कर लेती थी कि मेरी बेटी नहीं पढ़ेगी। और आज उस स्कूल में नाम लिखाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ता है, पैरवी करानी पड़ती है। This video is sponsored by खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित रजक और आज हूं दलसिंह सराय प्रखंड में समस्तीपुर जिले में। जिस तरीके से हमारा मुहिम है, एक टीचर, एक डॉक्टर, एक शिक्षक जो अच्छा काम करता है समाज में, और हर इंसान इस धरती पे अच्छा करने की कोशिश, इसी कड़ी में मैं आपको प्रिंसिपल मैम विभा कुमारी मैम से रूबरू कराने जा रहा हूं और इनसे जानते हैं इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जुबानी। मैम बहुत बहुत स्वागत हो हमारे प्रोग्राम में। कहता समस्तीपुर बढ़ता समस्तीपुर में। धन्यवाद। मैम मेरा पहला सवाल है, मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक आपकी पढ़ाई लिखाई, आपके बचपन और पढ़ाई लिखाई के विभाग में कैसे रुचि बनी आपकी? मेरा जन्म यहीं दलसिंह सराय में हुआ। मेरी माँ भी शिक्षिका थी यहीं दलसिंह सराय में, और मेरा स्कूलिंग भी यहीं इसी स्कूल से मैं पढ़ी। बगल में कुसुमवती है, वहाँ से पढ़ी। फिर बगल में गर्ल्स हाई स्कूल है, वहाँ से पढ़ी। फिर मैंने पटना यूनिवर्सिटी से MSc किया, वहीं से मैंने BEd किया। और 94 में जब BPSC के द्वारा बहाली हो रही थी, उस समय मैंने अप्लाई किया था और उसी में मेरी बहाली हुई। 94 से मैं यहाँ पहले विद्यापति में पोस्टेड हुई। फर्स्ट पोस्टिंग मेरी विद्यापति हुई, विद्यापति में कन्या मऊ में। उसके बाद सेकंड पोस्टिंग मेरी केवटा हुई, प्राथमिक विद्यालय कन्या केवटा में। और 2006 में इस विद्यालय में आई। उस समय मैं यहाँ असिस्टेंट टीचर थी। ग्रेजुएट स्केल में मैं 2012 में आई और 2016 से मैं यहाँ प्रधानाध्यापिका हूँ। वाह, कॉन्ग्रेचुलेसन मैम, इतनी सारी एक्सपीरियंस। और मैम हमारे दर्शक ये जानना चाहेगा, जो एक टाइम में आप शिक्षिका थी, फिर बाद में प्रिंसिपल बनी, तो मैं चाहूँगा जो कॉन्ट्रास्ट होते हैं, एक शिक्षिका का रोल स्कूल में और उसके बाद एक स्कूल का प्रधानाध्यापक बनना, अपने आप में कितनी संघर्ष, कितनी रुचि रहा आपका, इसके बारे में दर्शकों से बताएं। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं इस विद्यालय में ही सहायक शिक्षिका के रूप में कार्यरत थी। विज्ञान शिक्षिका थी, तो मेनली मैं विज्ञान पढ़ाया करती थी विद्यालय में। वैसे हम लोगों को सारे विषय पढ़ाने पड़ते हैं, तो मैं जाती थी हर क्लास में। इस विद्यालय में बहुत सारी कमियां थी, लेकिन सहायक शिक्षक के रूप में मैं कुछ भी कर नहीं पाती थी। मुझे बहुत अफसोस होता था जब मेरे विद्यालय को कहा जाता था कि बहुत बेकार विद्यालय है। विद्यालय बेकार नहीं होता है, प्रबंधन बेकार होता है, मैं यही मानती थी। और मेरे प्रधानाध्यापक, जो उस समय तत्कालीन प्रधानाध्यापक थे,
वो रिटायरिंग एज में थे तो वो कुछ नया करना नहीं चाहते थे। यहाँ कमरे का भी अभाव था, कमरे नहीं थे, खपरेल कमरे थे जिसमें एक बूंद भी अगर पानी पड़ जाए, बारिश हो जाए तो बच्चों को छुट्टी देनी पड़ती थी। आए दिन बच्चों का सर फूट जाया करता था खपड़ों से। तो 2012 में जब मैं ग्रेजुएट टीचर बनी तो मुझे प्रभार कभी कभी दिया जाता था, फिर मैं पूरे प्रभार में आ गई। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे पास, बच्चे यहाँ बहुत थे और कमरे थे ही नहीं। फिर मैं जिला गई, जिला से मेरी जान पहचान थी तो वहाँ से 10, 11 और 11, 12 की योजना ले करके और 16 में मैं फुल फ्लेजेड हेड मास्टर बनी। तो 16 में मैं 10, 11 और 11, 12 की योजना ला करके और यहाँ बनवाई कमरे, और आज मेरे पास सफिशिएंट कमरे हैं। उसी टूटे हुए बिल्डिंग से जो लकड़ी निकला उसका जन सहयोग या जैसे भी कहिए अपना शिक्षकों के सहयोग से हमने बेंच डेस्क बनवाया। आज उस समय वर्ग 8 के बच्चे के पास ही केवल बेंच डेस्क हुआ करता था और आज मेरे विद्यालय में वर्ग 3 के बच्चे भी बेंच डेस्क पे बैठ रहे हैं। हर कमरे में पंखा है। विधि व्यवस्था भी मैंने प्रयास किया है कि अच्छा हो। पहले इस विद्यालय में पानी लग जाया करता था लो लैंड के कारण, मिट्टीकरण करा करके उसको भी भरने का प्रयास किया। इसमें मेरे सारे शिक्षकों ने मेरा बहुत सहयोग किया, मेरे बाल संसद ने मेरा बहुत सहयोग किया। मैं दूसरे शिक्षकों से भी यही कहना चाहूँगी कि अपने विद्यालय में बाल संसद और मीना मंच को सशक्त करें। प्रधानाध्यापक के लिए यही मेरा कहना है कि प्रधानाध्यापक अपने शिक्षकों से सहयोग करें। जब तक टीम भावना नहीं होगी, बच्चे का हो और टीचर का हो, सब लोग मिल के अगर नहीं करेंगे तो परिवर्तन संभव नहीं है। एक अकेला हेडमास्टर कुछ भी नहीं कर सकता है। तो जब सभी शिक्षक, सभी बाल संसद के सदस्य और बच्चे, इनका सहयोग मिलेगा तो सफलता जरूर मिलेगी और लोग प्रधानाध्यापक अच्छा कर पाएंगे। बिल्कुल मैम। तो दर्शकों, जो विभा मैम जो इस स्कूल की कहानी बताई हैं, थोड़ा सा मैं भी अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं भी इस स्कूल का छात्र रह चुका हूँ। मुझे याद है कि सन 98-99 में मैं भी पढ़ा करता था और ये स्कूल से मुझे याद है जब मेरे जैसे हज़ारों बच्चे निकले हैं और देश का एक अच्छे नागरिक बन के ऊँचे ऊँचे पद पे हैं। और विद्यालय तो एक तरीके से माँ सरस्वती वास करती मंदिर ही कहा जाता है। मैम, मेरा एक सवाल है, कोरोना काल में स्कूल बंद थे, बच्चे से मिलना जुलना नहीं होता था, तो आप उस टाइम में कैसे महसूस करते थे आप? बहुत बुरा लगता था। मैं तो समझिए तो डिप्रेशन में आ गई थी। मेरा विद्यालय बंद था, विद्यालय में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, मेरे बच्चे रहते हैं, तो एक तरह से समझिए तो बच्चे भी मेरे बगिया के फूल हैं और उसी बच्चे ने हमारे विद्यालय में बहुत सारे फूल लगा रखे। कभी भी आप आते तो मेरे यहाँ 500 गुलाब का फूल मिल जाता। लेकिन ये कोरोना काल का ये असर हुआ कि मेरे बच्चे नहीं थे, बच्चे चले गए तो मेरा सारा फूल चला गया, मेरा बगिया उदास हो गया। और हम लोग तो विद्यालय आते ही थे, हम लोगों को तो आना था अपनी ड्यूटी करने। तो जब मैं अपने बगीचे को देखती थी सूखा हुआ है तो मुझे बहुत दुख होता था और मैं सच पूछिए तो मैं डिप्रेशन में चली गई थी। अब जब से बच्चे आने लगे तो लगता है कि हाँ, मैं बहुत अंदर से बहुत आह्लादित महसूस करती हूँ कि मेरा बगिया भरा पूरा है और धीरे धीरे अब पेड़ पौधे भी खिल रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, जो आप वापस अपनी ट्रैक पे आई हैं और बच्चे भी आ गए हैं सब लोग। और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का और डीएम सर का, जो आप लोगों के सहयोग से हमारे मैम का जो बगिया है और जो भी विद्यालय है हमारे समस्तीपुर ज़िले में वो सुचारू रूप से अब चल रहा है। मैम, अभी भी कुछ पेरेंट्स जो हैं जो बच्चे नहीं भेज रहे स्कूल, तो उनको क्या संदेश देंगे? ऐसा नहीं है कि कोई गार्जियन भेजना नहीं चाहते हैं, सभी गार्जियन को अफसोस है कि मेरे बच्चे घर में रह करके कहीं दूसरी दिशा में जा रहे हैं, इसलिए सभी गार्जियन भेजना चाहते हैं। अभी 60% 70% बच्चे आ भी रहे हैं विद्यालय, 30% जो नहीं आ रहे हैं वो भी हमको लगता है कि गार्जियन भेजना चाहते होंगे। बच्चे शायद रास्ते में कुछ इधर उधर हो जाते होंगे या कोई बीमार होंगे या किन्हीं की मजबूरी होगी। बहुत सारे बच्चे इस लॉकडाउन में कोई दुकान पकड़ लिए हैं, कोई अपना धंधा चला रहे हैं, तो वैसे बच्चे धीरे धीरे उनको कन्विंस करके लाना पड़ेगा। हमारे शिक्षक प्रयास कर रहे हैं कि जो बच्चे 30% बच्चे जो अभी छूटे हुए हैं वो लोग पुनः वापस विद्यालय मुख्य धारा में जुड़ जाएं।
ऐसा हमारा ये। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम जो बड़े बड़े नेता अभिनेता गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़े, जैसे आपने भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े, मैं भी पढ़ा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आज के पेरेंट्स का रुख देखता हूँ जो गवर्नमेंट स्कूल छोड़ प्राइवेट में ज़्यादा रुचि देते हैं। तो बहुत दिनों से मेरे जहन में सवाल चल रहे हैं, जो ये क्या कारण हो सकता है, ऐसे मतलब क्या रीज़न हो सकता है इसके? मेरे विद्यालय में तो अभी प्राइवेट स्कूल से भी बच्चे नाम कटा के आ रहे हैं। प्राइवेट स्कूल के बच्चों ने भी मेरे यहाँ नाम लिखाया है, लेकिन एक चीज़ है कि वहाँ फोकस ज़्यादा है। हमारे सरकारी विद्यालय में फोकस नहीं है, पंखा नहीं है, बैठने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, आउटलुक बहुत अच्छा नहीं है। इसी कारण ऐसा नहीं है कि वहाँ बहुत योग्य टीचर हैं और हमारे यहाँ नहीं है। जो योग्य टीचर हैं वो सरकारी में जाते हैं, और जिनका नहीं होता है सरकारी में वही प्राइवेट में जाते हैं। आज भी प्राइवेट से सरकारी में आने के लिए बहुत सारे शिक्षक इच्छुक हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि सरकारी में पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन हाँ बहुत सारी योजनाएं हैं, शिक्षकों की कमी है। जैसे मेरे विद्यालय में अभी 1100 बच्चे हैं और शिक्षक हमारे लगा करके 14 हैं। अगर 1-2 छुट्टी में रहे तो 11 टीचर बचे। 11 वर्ग कक्ष भी है, 8वीं तक क्लास है, लेकिन मेरे यहाँ 11 वर्ग कक्ष है। अब 11 टीचर 11 वर्ग कक्ष में हैं, एक क्लास में 300 बच्चे हैं, किसी में 250 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं, तो उसमें क्या पढ़ाई होगी? और प्राइवेट स्कूल में है क्या कि रेशियो के अनुसार छात्र और शिक्षक का जो रेशियो है वो सही है, तो वहाँ टीचर ध्यान दे पाते हैं। वहाँ मानसिकता ऐसी है कि गार्जियन भी उस पर ध्यान देते हैं कि होमवर्क बनाए कि नहीं। हमारे यहाँ क्या है कि कॉपी लेके बच्चे घर गए तो कॉपी फट गई घर पे ही। गार्जियन को ये ध्यान नहीं है, गार्जियन को फुर्सत नहीं है, वो मजदूरी करने जाते हैं, तो रोजी रोटी में लगे हुए हैं, तो अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। यही अंतर है सरकारी और प्राइवेट में। मैम बहुत सारे चीज़ों को जो ऑनलाइन शिक्षा की विधि या ऑफलाइन, क्योंकि जो स्कूल में आके शिक्षा प्राप्त करना उसकी तो कोई बात ही नहीं कर सकता, लेकिन जो ऑनलाइन जो सरकार शुरू की व्यवस्था, क्या आपको लगता है ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था सक्सेसफुल होगी? नहीं, मेरे ख्याल से तो सक्सेसफुल नहीं है। हम लोगों ने भी ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था शुरू की थी, लेकिन कितने बच्चे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है? अगर स्मार्टफोन है गार्जियन के पास तो वो अपने पास रखते हैं, वो बच्चों को नहीं देते हैं। कितना घर है जिसमें टीवी है? अगर किसी घर में टीवी है भी तो गार्जियन दूसरा चीज़ देखते हैं, बच्चे को क्लास की चीज़ नहीं देखने देते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से 30% स्टूडेंट ही ऑनलाइन क्लास में लाभान्वित हो सकते हैं, 70% नहीं होंगे। मैम इस स्कूल में भी बच्चे हाईएस्ट मार्क्स लाए होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो मैं चाहूँगा उन बच्चों के बारे में थोड़ा सा बताएं जो पोजीशन लाए हैं। हाँ, मेरे यहाँ भी मेधा छात्रवृत्ति भी निकाले हैं। अच्छे बच्चे हैं। बाल संसद वगैरह के बच्चों को देखिएगा तो आप आश्चर्यचकित हो जाइएगा कि इन बच्चों के पास इतनी मतलब ज्ञान कहाँ से आई। तो पढ़ते भी हैं, अच्छा करते भी हैं। यहाँ के बच्चे आगे भी बढ़े हैं, इंजीनियर भी बने हैं, अच्छे पोस्ट पर भी हैं, बड़े हाँ बैंक में भी गए हैं, अच्छे इंडस्ट्री में भी हैं, BPSC वगैरह भी कम्पीट किए हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ के बच्चे अच्छा नहीं कर रहे हैं, यहाँ के बच्चे भी अच्छा करते हैं। हाँ, रेशियो कम है, तो ग्रास रूट लेवल के बच्चे यहाँ आते हैं, उनके गार्जियन उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसलिए वो बहुत आगे नहीं बढ़ पाते हैं, रोजी रोटी में लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ के बच्चे में क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी है। मैम 3-4 महीने बाद फाइनल एग्ज़ाम होगा, तो बच्चों को परीक्षा की तैयारी किस तरह करें? कुछ चाहता हूँ कि आप कुछ तरीका बताएं कुछ, ताकि बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करें। हम लोगों ने अभी कैचअप कोर्स शुरू किया था, उस अनुसार बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन कैचअप कोर्स में बच्चे उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। उन लोगों को लगता है कि पीछे के क्लास का पढ़ाया जा रहा है, तो बच्चे अभी बहुत उत्साह में हैं, हमारे टीचर भी बहुत उत्साह में हैं, और दोनों मिल करके अच्छी तैयारी कर रहे हैं। और मेरी उम्मीद है कि जो शेष बचा हुआ समय है उसमें अपने सिलेबस को वो पूरा कर लेंगे और वार्षिक परीक्षा में अच्छी तरह से एग्ज़ाम दे करके वो दूसरे वर्ग में प्रोन्नत हो जाएंगे। थैंक यू मैम। मैम आज के समय में जो बहुत सारे लोग कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, चंद लोग जो आज भी डरते हैं, घबराते हैं वैक्सीन लेने के लिए, तो आपको मैं चाहता हूँ कि उनको आप मोटिवेट करें। अभी भी ग्रास रूट लेवल के जो लोग हैं
वो लोग नहीं लिए हैं वैक्सीन, लेकिन हम लोगों ने अपने पोषक क्षेत्र में जा कर के, हम शिक्षकों ने अपने अपने हर विद्यालय के पोषक क्षेत्र में प्रत्येक शिक्षकों ने जा कर के उनको मोटिवेट किया है। और मेरे स्कूल में भी वैक्सीनेशन सेंटर है, देख रही हूँ कि अब वो लोग भी आकर के वैक्सीन ले रहे हैं। अब जागरूकता फैली है, सेकेंड लहर के बाद लोगों में जागरूकता फैली है और लोग अब ले रहे हैं वैक्सीनेशन। ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों में सारे लोग ले लेंगे। मैम, आपकी संघर्ष से लेकर सफलता तक के बीच में कोई एक व्यक्ति होंगे जिनसे आप प्रेरित होंगे, तो प्लीज़ आप उनके बारे में जिक्र करें। मेरी माँ मेरी प्रेरणा स्रोत है। मेरी माँ यहीं दलसिंह सराय में ही गर्ल्स हाई स्कूल है, उसकी फाउंडर हेड मिस्ट्रेस कहिए, सबसे पहली हेड मिस्ट्रेस वही रही वहाँ। बाय बर्थ ही हेड मिस्ट्रेस कहिए कि वो रही वहाँ। 3 लड़कियों से शुरू की थी। आज उस विद्यालय में गर्ल्स हाई स्कूल में शिफ्ट में स्कूल चलता है, 3 दिन 9, 3 दिन 10th ऐसे चलता है। बहुत सारी लड़कियाँ, जबकि वो बहुत स्ट्रगल की। 3 लड़की थी, सब जब जाती थी लड़कियों को बुलाने के लिए घर पे एडमिशन कराने के लिए, तो लोग महिलाएं दरवाज़ा बंद कर लेती थी कि मेरी बेटी नहीं पढ़ेगी। और आज उस स्कूल में नाम लिखाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ता है, पैरवी करानी पड़ती है। तो माँ को मैंने देखा है काम करते हुए, और बहुत ईमानदारी से, बहुत अच्छे से वो काम करती थी। 42 साल नौकरी की वो, 18 साल की उम्र से नौकरी की। उनको ही देखा मैंने। मैं जन्म ली, मेरे जन्म से पहले से वो थी जॉब में, तो जन्मते के साथ ही मैंने उन्हीं को देखा। जब से मैंने होश संभाला काम करते हुए, उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली है। और उनका ही कहना है कि काम अच्छे से करो, काम अच्छे से करोगे तो उसका फल कहीं न कहीं मिलता है। तुम्हारे बाल बच्चे अच्छे होंगे, दूसरे के बच्चे को अगर ईमानदारी से पढ़ाओगे तो तुम्हारे बच्चे बनेंगे। तो वही मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। मैम, आप बच्चों से बहुत जुड़ी हुई हैं, इतना जुड़ाव लगाव रखती हैं। और आज भी दलसिंह सराय में मुझे लगता है कि कोई खेल ग्राउंड नहीं है बढ़िया सा, तो उसके लिए मतलब आप लेटर भी दी हैं SDO DM साहब को। हाँ, छोटा सा कैंपस है इसका। एक ग्राउंड बनाई हुई हूँ मैं लड़कों के लिए, एक ग्राउंड है लड़कियों के लिए। लंच ब्रेक में वो लोग खेलते हैं। और एक मंडे को जैसे लड़की का है खेलने की घंटी, ट्यूसडे को लड़का का है। इस तरह से अल्टरनेट डे करके लड़का और लड़की मैंने खेलने का लास्ट पीरियड जो है बना रखा है। और सैटरडे को मैं बैगलेस डे रखती हूँ, हर सैटरडे को, जिसमें बच्चे बैग लेके नहीं आते हैं। तो काफ़ी वो उत्साहित। कुछ पेरेंट्स भी परेशान होते होंगे, जो आज तो बच्चा बैग नहीं लेके आ रहा है, कहीं स्कूल पहुँचेगा या नहीं। पेरेंट्स भी आते हैं पूछने ऐसा कुछ? हाँ, नहीं, हाँ। कोई पेरेंट्स को मेरे पे भरोसा बच्चा है। बहुत खुश होते हैं। हाँ, और पेरेंट्स को भरोसा है। और बच्चे एक्टिविटी करते हैं, वो दिखाते हैं। जैसे आज सैटरडे है और आज बच्चों ने ये एक्टिविटी किया है। अभी पोषण सप्ताह चल रहा है, तो उसमें बच्चों ने ये एक्टिविटी किया है, बनाया है। इस तरह से प्रत्येक शनिवार को मैं कुछ न कुछ एक्टिविटी कराती हूँ। तो गार्जियन को भी समझ में आता है कि ऐसा नहीं है कि एक्टिविटी नहीं होती है बैगलेस रहने से। GK का कार्यक्रम होता है, संगीत का कार्यक्रम होता है, पेंटिंग्स का होता है, तो या सुरक्षित शनिवार का होता है। तो इन सब कार्यक्रम में बच्चे भाग लेते हैं और उनमें एक उत्साह रहता है कि आज बैग लेके नहीं जाना है, आज भर दिन हम लोग खेलेंगे, एक्टिविटीज़ करेंगे। तो और फिर खेल का मैदान तो छोटा सा है, लेकिन बच्चे उसी में खेल लेते हैं। लड़कियां भी खेलती हैं, बैडमिंटन है, लूडो है, वो कैरम है। लड़के भी बाहर फील्ड है, उसमें कबड्डी खेल लेते हैं। लड़कियां भी कबड्डी खेल लेती हैं। इसलिए मैंने अल्टरनेट डे बनाया है, क्योंकि प्लेग्राउंड बहुत छोटा है। शहर के विद्यालय में बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं होता है जनरली, तो शहर के विद्यालय के लायक मेरे विद्यालय में ग्राउंड है, तो बच्चे खेल लेते हैं। मैम, जो नारीकरण शिक्षा की मैं बात करूं तो कहती हैं एक महिला पढ़ी लिखी होती हैं तो एक समाज को लेके चलती हो, तो मैं चाहूँगा जो महिला शिक्षाकरण पे आप चंद शब्द हमारे महिलाओं के लिए हो जाए। मैं संजोग है कि मैं खुद भी महिला हूँ। मेरी जो प्रेरणा स्रोत मेरी माँ है वो भी महिला है, और मुझे 2 बेटी ही है। एक बेटी इंजीनियर है, एक बेटी डॉक्टर है। मुझे गर्व है कि मुझे 2 बेटी है। और मेरे विद्यालय में भी 1100 बच्चे हैं, उसमें 600 लड़कियां हैं, और लड़कियों की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है लड़कों की तुलना में।
लड़कियां एक भी बिना ड्रेस के नहीं आती हैं। लड़के आपको दिख जाएंगे विदाउट ड्रेस 2 4 10, लेकिन लड़कियां एक भी विदाउट ड्रेस नहीं दिखेंगी। और पढ़ने में भी लड़कियां ही ज़्यादा अच्छी रहती हैं। और संजोग है कि हमारी सरकार भी ऐसी है जो बालिका शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो मैं तो यही कहूँगी कि उठो सहेली, घूंघट खोलो, नया सवेरा आया है, सूरज ने बाहें फैलाकर हमको पास बुलाया है। हमारी सरकार भी हमारी मदद कर रही है। तो हम अपनी बच्चियों से यही कहेंगे कि उठो, पढ़ो, आगे बढ़ो और अपने जीवन में ऐसा अच्छा काम करो कि लोग कहें कि हाँ, बालिका शिक्षा आने से बहुत तरक्की हुई और महिलाएं हर क्षेत्र में अभी आगे बढ़ रही हैं। तो हम अपनी बच्चियों को भी कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। उनमें मैं हौसला भरने का काम करती हूँ, कहती हूँ कि सपने देखो और ऊंचाइयों पे पहुँचो, और मेरी बच्चियाँ इसमें आगे बढ़ रही हैं। धन्यवाद मैम। तो दर्शकों, ये थी विभा कुमारी मैम के संघर्ष से लेकर सफलता तक की कहानी। और इनसे बेटर शायद ही कोई बता पाए कि महिला शिक्षा क्या होता है और जो एक प्रधानाचार्य का, प्रधानाध्यापक का, प्रिंसिपल का जो रोल बखूबी निभाती हैं। और हम सलाम करते हैं, हमारी टीम के भी स्टूडियो बिहार की टीम इनको सलाम करती हैं। जो बच्चे 1100 बच्चे और सिर्फ 14 टीचर, कितना संघर्षफुल रहा होता होगा ये कार्यक्रम। फिर भी मैम हार नहीं मानती है, कोई भी क्लास मिस नहीं होता है। आप एक बार, मैं चाहता हूँ, उन माँओं से निवेदन करता हूँ जो बेटियों पे भरोसा कीजिए, बेटों से कई आगे निकलेंगी और निकल रही हैं। तो मैं अपने प्रोग्राम को यहीं पर कैमरामैन विकास के साथ ख़त्म करता हूँ। फिर मिलता हूँ किसी नए कहानी में, किसी नए जगह में, किसी नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।